नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमें लगता है कि इस चर्चा के माध्यम से जो संदेश निकलकर हमारे दर्शकों के बीच जाएगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। कोरोना की दूसरी लहर में हमने जो स्थितियां देखी हमारे देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वो अगर कोरोना की संभावित तीसरी लहर आती है और दूसरी लहर के ही समान रहती है तो कैसे हमारा मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उससे लड़े, या कौन सी दिक्कतें हैं जिन्हें हमें दूर करने की मौजूदा परिस्थितियों में जरूरत है। आज इसी पर बात होगी और इसी पर चर्चा होगी। मेरे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर अशोक अरबट, आप अध्यक्ष हैं विदर्भ हॉस्पिटल एसोसिएशन के, और हमारे दूसरे गेस्ट हैं मिलिंद कानड़े, आप उपाध्यक्ष हैं बुट्टी बोरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि हमने हॉस्पिटल और मैन्युफैक्चरिंग इन दो सेक्टरों से अपने गेस्ट को क्यों बुलाया, क्योंकि इन दो सेक्टरों को मिला के ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष, एक पर्याय, या हम कह सकते हैं कि एक रिजल्ट निकलकर हमारे सामने आ सकता है कि हम किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करके, अधिक मजबूत करके अपनी हेल्थ सुविधाओं को और बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ही से सवाल कि किस तरीके की दिक्कतें आपको सामने आई कोविड की दूसरी लहर के दौरान सर्व करते हुए, या किसी हॉस्पिटल को किस तरीके की दिक्कतें आई? देखिए, सभी को तकलीफ एक जैसी हुई है। हालांकि लोगों को ज्यादा तकलीफ हुई जी, क्योंकि दिन भर लोग घूमते रहे, उन्हें बेड नहीं मिला। जहाँ बेड था तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी थी, कभी इंजेक्शन की कमी थी, और एक समय ऐसा था कि काफी लोग भी परेशान थे और हॉस्पिटल वाले लोग भी परेशान थे। दिन में इतने सारे फोन आते थे कि हमें एडमिशन चाहिए, हमें बेड चाहिए, और हम लोग के पास बेड नहीं था तो हम कुछ नहीं कर पाते थे। तो ये काफी बुरा समय था सभी के लिए। अभी दिक्कतें जो आई वो थी, एक तो वो जो सेकंड वेव वो इतनी भारी मात्रा में आई कि हमारे जितने बेड्स थे, जो भी नागपुर में बेड्स थे प्राइवेट और गवर्नमेंट के मिला के, वो कम हो गए, यानी कि सर्व नहीं कर सके जी। अब पर्याप्त मात्रा में बेड नहीं थे तो उसके लिए जो मैन पावर लगता है, डॉक्टर्स लगती है, सिस्टर्स लगती है, फिर तुम्हारे बाकी काम करने वाले भी लोग होते हैं, उनकी भी कमी थी। इक्विपमेंट्स की भी कमी थी जी। जैसे कि कॉट्स नहीं थे, सलाइन स्टैंड नहीं थे, मॉनिटर नहीं थे, कहीं जगह वेंटिलेटर्स नहीं थे, बहुत सारी चीजों की कमी थी, और पेशेंट दिनों दिन बढ़ रहे थे और ज्यादा वेंटिलेटर की जरूरत थी। तभी एक समय आया कि ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन ये होता है, एक पर्याप्त मात्रा में उसका प्रेशर बनना चाहिए, वो प्रेशर नहीं बनता था क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई थी और उससे पर्याप्त मात्रा में उतना ऑक्सीजन किसी के पास नहीं था। जहां से हम लिक्विड ऑक्सीजन की बात करते हैं कि जो हम हफ्ते में 1 या 2 बार उसको फिल करते थे, वो दिन में 2 बार फिल करना पड़ता था हमें, और टाइम पे हमें जाके मार्केट से 50-100 सिलेंडर खरीदना पड़े। वो फिर नागपुर से, भंडारा से, जहां भी समय मिले, जहां मिले वहां जाके दिन लोग खड़े रहते थे और वहां ऑक्सीजन लाते थे। फिर दिक्कत थी कि इंजेक्शन रेमडेसिविर नहीं थी और बाकी भी इंजेक्शन नहीं थे। तो ये एक प्रकार की परेशानी मेरे ख्याल से पेशेंट्स को ज्यादा हुई, उनके रिश्तेदारों को हुई। कई लोग दिन भर ऑटो रिक्शा में, एम्बुलेंस में घूमते रहे और शाम तक बेड नहीं मिला और वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। तो एक भयावह जो एक था वो समय, मेरे ख्याल से सभी के लिए बुरा था, और इसमें से सभी लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। जैसे कि जो लोग सर्विस देते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, छोटे मोटे क्लिनिक्स है, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, या सार्वजनिक जो हॉस्पिटल्स होते हैं, एनएमसी के हॉस्पिटल्स है, यहाँ पे अच्छी से अच्छी सुविधा होना जरूरी है। और सुविधा इतनी मात्रा में चाहिए, यदि थर्ड वेव इसी प्रकार की आती है तो हमें बेड के लिए इधर उधर दौड़ना ना पड़े, हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिले, हमारे पास स्टाफ भी पूरा हो, और जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, जरूरत है, इंजेक्शन से लेके इक्विपमेंट तक, फिर वेंटिलेटर भी हो सकते जी, वो हमारे पास पूरी
सुविधा चाहिए, ताकि हमारे कोई पेशेंट को ऐसा समय ऐसा दिन न देखना पड़े कि ये नहीं था वो नहीं था इसलिए पेशेंट सीरियस हो गया या उसकी जान गई और हम सब लोग देखते रह गए। तो मुझे लगता है कि थर्ड वेव आने के पहले इस पे गंभीर विचार करना जरूरी है। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से हमें क्या और करना है और कितने मजबूती से आगे जाना है जी, हमारा बेस इंफ्रास्ट्रक्चर कितना और बड़ा होना चाहिए, उसके ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए और उसे हमें और भी मदद मिलना चाहिए कि जैसे इंडस्ट्रीज है, मोटीबोरी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बैठे हमारे साथ में, तो ये भी हमारे लिए क्या कर सकते हैं जी। ऐसा तो नहीं कि आज हमें बताइए और कल ये बताए, नहीं जी, हमें कुछ एडवांस में बताना चाहिए ताकि उनकी वायबिलिटी निकले, ताकि उनके इंडस्ट्री को भी लॉस में जाने की जरूरत ना पड़े और वो सही ढंग से मैन्युफैक्चर करके वो जो चीजें है जी, वो हमारे तक पहुंचाए और हम यही चीजें जो है लोगों तक दे और आने वाले दिनों में लोगों का विश्वास जो है वो ये सिस्टम पे पूरा अच्छा रहे। जी, यही मैं सोचता हूँ कि जी। इस तरह से हमने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके लिए जरूरत है हमारे एक अच्छे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की जी, कि ये समय जो सेकंड वेव आई थी इसमें क्या कमी थी जी, और कौन से स्टेप पे कमी थी और ये कमियां कैसे दूर कर सकते हैं अभी से, और इसके ऊपर मैन पावर से लेके इंस्ट्रूमेंट से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके कौन सी चीज कब लग सकती है और कितने मात्रा में लग सकती है, जी, इसका भी एक पूरा का पूरा हमारे सामने नक्शा होना चाहिए। जी। मैं मिलिंद जी आपके पास आना चाहूँगा। आपने डॉक्टर साहब की बात की, डॉक्टर साहब ने विस्तार से बात बताई कि किस तरीके से जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हें दिक्कत आई। आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काम डिमांड के हिसाब से करता है। कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरीके की स्थितियां बनी, चाहे वो ऑक्सीजन की डिमांड हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स की डिमांड हो, चाहे वो इंजेक्शन की हो, दवाइयों की, वो सडन बढ़ गई। पर क्या आपको लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर पहले से प्रिपेयर होता या कहीं से उसे बैकअप मिल रहा होता, सपोर्ट मिल रहा होता, तो स्थितियां जो मौजूदा समय में दिखाई दे रही हैं वो नहीं दिखाई देती? ये एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल कि ऐसी स्थिति अगर फिर दोबारा हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस तरीके से खड़ा रह सकता है? बराबर इसमें ऐसा है कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये कोई एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है जी। तो इंडस्ट्री आज सेट है। जैसे आज हमारा फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन विदर्भ है, हम 11 जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें से मोटीबोरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन एक है। तो हमारे विदर्भ में कितनी ऑक्सीजन की फैसिलिटी है जी। तो अभी हम जैसे हम नागपुर की चर्चा कर रहे हैं तो डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से हमने ये तैयार किया रखा है कि ये डिवीजन को रिक्वायरमेंट कितनी है जी। वो डिवीजन वाइज फिर नागपुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, म्यूनिसिपल कमिश्नर इनके साथ रिकंसिलेशन करके कि रिक्वायरमेंट कितनी है। यदि नागपुर की रिक्वायरमेंट नागपुर से फुलफिल होती है तो पहले फिर उसमें बॉटलनेक क्या है? जी। बॉटलनेक इज नंबर ऑफ सिलेंडर्स। जी। अब वो नंबर ऑफ सिलेंडर्स तो रातों रात नंबर ऑफ सिलेंडर बढ़ नहीं सकता जी। तो उसमें क्या करेंगे, जो डिलीवरी टाइम है उसको लीड टाइम कहते हैं, वो लीड टाइम कैसा कम हो। फैक्ट्री में जहां फिलिंग होता है तो वहां का वेटिंग टाइम कैसा कम हो। वो फिलिंग का स्टेशन कंटिन्यूसली राउंड द क्लॉक 24 घंटे कैसा चल सकेगा, उस दृष्टि से उसके लिए क्या क्या सहूलियतें चाहिए, क्या क्या चीजें जरूरी है, वो चीजों का जरूरी बंदोबस्त हमारे एसोसिएशन ने और हमारे मेंबर्स ने किया। हम पूरे समाज की तरफ से उनके बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने 24 घंटे दिन रात करीबन 15 दिन कंटिन्यूस ये काम किया। जब वो स्पर्ट आया, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट थी, उस वक्त प्लांट्स दिन भर चल रहे थे, दिन रात प्लांट चल रहे थे जी। तो ये बॉटलनेक निकालना जरूरी है, फर्स्ट थिंग। अब दूसरी चीज आप पूछ रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है जी। जब थर्ड वेव, इट इज एक्सपेक्टेड दैट थर्ड वेव मे बी देयर, जी। वो प्रोबेबिलिटी आती है नहीं आती है। समझो आती है तो क्या आती है, तो अपने पास आज इंफ्रास्ट्रक्चर है और गवर्नमेंट ने एक बहुत मेजर लीड लिया है इसमें, एमएसएमई डिपार्टमेंट ने लीड लिया है और उसमें जो एलिजिबल हॉस्पिटल्स है, दोस हॉस्पिटल्स वुड बी सेटिंग अप व्हाट यू कैन कॉल अ रिडंडेंसी यूनिट। इन्हें जब कभी जरूरत पड़ी तो ऐसा समय कुछ न आए कि भाई उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंचा, पेशेंट्स को पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त प्रेशर से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई संभावना न हो,
इसके लिए उसके रिडंडेंसी यानी उसका स्टेप बाय अरेंजमेंट, एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट करके मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स में पीएसए के यूनिट्स लगाए जाएंगे। जी। यानी वहां पे समझो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन की किल्लत हो लगती है, तो वो उनका खुद का कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, वो पीएसए यूनिट चालू करे और उनमें से पेशेंट को वो ऑक्सीजन का सप्लाई करे। जी। ये एक रिडंडेंसी फैक्टर है। मेरे को लगता है कि जैसे डॉक्टर रॉबर्ट सर ने बताया कि ये सेकंड वेव में द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वाज द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ और इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। मेरे को लगता है कि ऑक्सीजन का सप्लाई इनएडिक्वेट नहीं है। नंबर ऑफ सिलेंडर्स इज अ बॉटलनेक व्हिच वी हैव वेरी मच रिमूव्ड। जैसे नागपुर डिस्ट्रिक्ट का भी हम सोचते हैं, नागपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने करीबन 14,000 सिलेंडर्स उनके कस्टडी में लिए थे और 14,000 सिलेंडर्स वेर सोलली यूज ओनली फॉर द मेडिकल पर्पस। नो इंडस्ट्रियल यूज वाज अलाउड। हालांकि हम गवर्नमेंट को बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अभी ठीक है, सेकंड वेव थी वो कम हो गई है, अभी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, हॉस्पिटल के बेड्स अनऑक्यूपाइड है, ऑक्सीजन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल वापर के लिए ऑक्सीजन देने की कृपया अनुमति दे। वो प्रयास जारी है। धीरे धीरे हमको भी ऑक्सीजन जैसा रिक्वायरमेंट मेडिकल की कम हुई, मेडिकल ग्रेड की, तो हमको वो कम हो रही, तो हमको इंडस्ट्रियल का वापर करने के लिए अनुमति दी जाए ताकि इंडस्ट्री भी चले। क्योंकि इंडस्ट्री चलेगी तो रेवेन्यू होगा, महसूली उत्पन्न सरकार को जब भी प्राप्त हो सकता है तब इंडस्ट्री चलेगी। मेरे दृष्टि से समाज के लिए एक जैसा वैद्यकीय क्षेत्र हो गया, औद्योगिक क्षेत्र हो गया। वही औद्योगिक क्षेत्र ये वस्तु प्रदान करता है समाज को, वैद्यकीय क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है। तो ये दोनों भी क्षेत्र समाज के लिए पूरक क्षेत्र है, वो समाज के लिए बना है। क्योंकि कोई भी उद्योजक हो, कोई भी वैद्यक हो, वो समाज से ही आता है। यदि वैद्यक नहीं रहा या उद्योजक नहीं रहा, व्यापारी नहीं रहा, तो समाज क्या करेगा? समाज को सभी चीजों की, सभी क्षेत्रों की जरूरत है। तो ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो काफी समाज के लिए अच्छा होगा। उसमें आगे की जो दिक्कतें आ सकती है, दोज हैव वेरी वेल बीन आइडेंटिफाइड, वो उसका ध्यान में लाया गया है कि क्या चीज जरूरी है। तो उसका सरकार की तरफ से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलके इसमें आगे के बारे में सोचना है। और सबसे अहम चीज, हम लोग थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या रहेंगे। थर्ड वेव आती है, ठीक है, आएगी, लेकिन आज उसके लिए हमारा समाज तैयार है क्या? औद्योगिक क्षेत्र तो हम हमारे तैयार है। हम कोई भी चीज करते हैं तो उसकी टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी असर्टन करने की बात ही करेंगे। वो प्रोजेक्ट टेक्निकली फिजिबल है क्या देखेंगे, उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी है क्या वो कंफर्म करेंगे। यदि ये दोनों चीजें होती है तो हम लोग प्रोजेक्ट लगाएंगे। आज नागपुर में 1500 सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है, पीक रिक्वायरमेंट, वो तो आज एस्टेब्लिश है। तो फिर नया ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत है क्या? नहीं। और नया ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत नहीं है। अपने को रिडंडेंसी करके, स्टैंड बाय अरेंजमेंट करके अपने को हॉस्पिटल्स के लिए ये पीएसए यूनिट्स की जरूरत है, ताकि कोई भी पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं जाएगी, पेशेंट शांति से सांस ले सकेगा, उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगी। ये मेरे दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीज है। और सेकंड चीज, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसके लिए वैक्सीनेशन होना जरूरी है। जी जी, मेरे को ऐसा लगता है वो दोनों क्षेत्र एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और सेकंड थर्ड वेव के लिए वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड विद द मेडिकल फ्रैटर्निटी। जी, डॉक्टर साहब, अपने मिलिंद जी की बातें सुनी, हाँ। उन्होंने अपना पक्ष रखा मैन्युफैक्चरिंग के, पर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से इस पेंडेमिक को लड़ने के लिए हमारे समाज को, हमारी सरकार को और हमारे संसाधनों को खड़ा होना चाहिए था, क्या हम उस तरीके से खड़े थे? क्योंकि हमने देखा कि ऑक्सीजन नहीं था तो रातों रात आपका प्लांट लग नहीं सकता। पर अगर उस प्लांट को लगाने के लिए कोई एक मैन्युफैक्चरर कोशिश भी करे तो उसे जो उसमें लगने वाले इक्विपमेंट हैं वो आपको फॉरेन से लेके आना पड़ेगा। ये मतलब इस तरीके की चीज़ें हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमने देखा कि जो 30,000 40,000 रुपये में मिलते थे वो 1-1 लाख रुपए तक कीमत गई, और उससे उसकी जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं दिखाई दी। ये आप डॉक्टरों की शिकायत है। तो किस तरीके की दिक्कतें आपको लगती है कि महसूस हुई? देखिए, दिक्कतें तो बहुत हुई। जैसे हम इस विषय पे बात कर रहे हैं, तो जैसे सेकंड वेव आई तो इंडिया में ओवरऑल जो तुम्हारा हॉस्पिटल का जो ये है दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है प्राइवेट हेल्थ सेक्टर और दूसरा होता है गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर या पब्लिक हेल्थ सेक्टर जिसको हम कहते हैं। जी। करीबन 75% आज भी इंडिया के लोग ये प्राइवेट हेल्थ सेक्टर पे निर्भर है।
जी, यानी वहाँ से दवा लेते हैं, वहाँ से ट्रीटमेंट कराते हैं, और 25% लोग जो है वो पब्लिक हेल्थ सेक्टर जो है वहाँ से दवा लेते हैं। तो ज़्यादातर लोगों का विश्वास जो है अभी भी प्राइवेट हेल्थ सेक्टर पे है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी नयापन है, काफ़ी ज़्यादा सुविधा है जी, और काफ़ी मॉडर्नाइजेशन है, जो कि लोगों के लिए ज़रूरत है। जी, लेकिन उसके साथ हर चीज़ के साथ कॉस्ट भी बढ़ती है, जी, वो भी ज़रूरत है। अभी सेकंड वेव में जैसे हमने देखा कि मैं विदर्भ हॉस्पिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष के नाते हमारे करीबन 130-140 हॉस्पिटल ने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर में नयापन लाया, बेड्स बढ़ाए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाए, जहाँ पे ऑक्सीजन की लाइन नहीं थी वहाँ पे ऑक्सीजन ये किए उन्होंने, वेंटिलेटर खरीदे, HFNO जैसे खरीदे, मॉनिटर्स खरीदे, और जितना हो सके, क्योंकि नागपुर एक ऐसा शहर है पूरे महाराष्ट्र में कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बेड, ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेटर और ज़्यादा से ज़्यादा O2 बेड थे, वो नागपुर में ही थे। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में एक साथ आके इसके ऊपर ध्यान दिया और सभी लोगों ने उसमें अपना मन डाला, अपना तन डाला और पैसा भी डाला, और ये सुविधा को जहाँ तक पहुँचाए जहाँ तक वो कोप अप कर सके। तो मेरे ख्याल से प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने इतना किया, उसका मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे सभी मेंबर को कि उन्होंने बहुत इफोर्ट्स लिए और ये तक लाया, क्योंकि जो पहले वेव में हमें जो प्रॉब्लम आई थी वो दूसरे वेव में हमने उसके ऊपर पूरा ध्यान दे के किया। अभी जो फिलहाल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्राइवेट का, मैं कह सकता हूँ वो तीसरी वेव संभालने के लिए सफिशिएंट है। तीसरी वेव यदि ऐसे भी आती है तो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर जो है और वहाँ पे जो सुविधा है, दे आर रेडी टू फेस दैट। दे हैव गॉट एक्सपर्टाइजेशन, दे हैव गॉट इंस्ट्रूमेंट्स, दे हैव गॉट एवरीथिंग बैकअप है उनके पास में। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ था कि इसकी कॉस्ट क्या है। जी, मैं इसकी यही आपसे जानना चाह रहा था कि डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम थी। यस, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम थी, तो आप पहले के रेट में जो वेंटिलेटर लेते थे, पहले के रेट में जो ऑक्सीजन लेते थे या कोई मेडिकल इक्विपमेंट लेते थे, वही क्या उस दौरान भी आपने खरीदा? ये उसके लिए अस्पतालों को ज़्यादा पे करना पड़ा? कि मैं और मेरे दोस्तों ने करीबन हमने एक 8-10 हॉस्पिटल मिलके 50 से 60 वेंटिलेटर खरीदे उसी टाइम पे, जो तैयार था उससे हमें लेना पड़ा, और कॉस्ट करीबन जो थी उससे 1.5 पट ज़्यादा थी। हमारे पेशेंट जब डिस्चार्ज होते थे तो उनके लिए हमें कॉन्सेंट्रेटर लेना पड़े, जो कि 40-45 हज़ार के मिलते थे, वो 90 हज़ार के लेना पड़े पेशेंट के लिए, क्योंकि इतने सारे पेशेंट थे। जो वर्कफोर्स था, यानी कि सिस्टर्स है, परिचारिका जिसको कहते हैं हम, या काम करने वाले लोग हैं, जूनियर डॉक्टर्स है, ये सभी का वेतन में काफ़ी वृद्धि थी, क्योंकि ये लोग जो रूटीन जो वेतन उन्हें मिलता था उसमें काम करने के लिए कोई तैयार नहीं था, और स्वाभाविक है कि उनकी जान यदि जोखिम में है और इतना काम करना है तो हर एक की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। साथ साथ ऑक्सीजन जो प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की भी बात बढ़ गई, कॉरपोरेशन ने अपने भी टैक्सेस बढ़ाए। तो ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि आखिरी में इतना सब जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, हम लोग भी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो करते हैं वो कहाँ से लेते हैं? बैंक से लोन ही लेते हैं, और बैंक को लोन चुकाना होता है ये। लेकिन दूसरी तौर देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये सब फ्री में हो रहा है, क्योंकि ये फ्री में होता है, बट ये मेडिकल कॉलेज में होता है, पब्लिक सेक्टर में होता है, जहाँ हमें पैसे नहीं देना होते। लेकिन जहाँ तक हो सके लोगों की एक मानसिकता है कि वो कंपेयर उससे करते हैं कि वहाँ पे हमें ये फ्री है, यहाँ पे ये क्यों नहीं? यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री नहीं है, यहाँ पे तो कोई सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती है। फिर इतना सब ये जो कोप करना है, इन्वेस्टमेंट पे कोप करना है, या जो हमें सुविधा बढ़ाना है उसको कोप करना है, उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने जो रेट्स दिए हैं वो काफ़ी कम है, उसमें सुधार होना बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि वो रेट्स में पेशेंट की ट्रीटमेंट करना, यानी ऐसा हो सकता है कि आगे चल के कुछ हॉस्पिटल दिवालिया हो सकते हैं उससे। जी, मैं मिलिंद जी आपके पास आना चाहूँगा कि एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। एक मैन्युफैक्चरर अपने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगा, उसके पीछे में काफ़ी पैसा वो इन्वेस्ट करेगा, वो पैसा कहीं ना कहीं से बैंक से लोन लेगा या अपने पास से लगाएगा, कुछ भी लगाएगा, उसे उसका जो मैन्युफैक्चर आइटम जो है उसका रिटर्न चाहिए। अगर डिमांड होगी वो बिकेगा तो
उसको रिटर्न मिलेगा। मान लीजिए कि ऐसा तो संभव, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा तो कोई जादू की छड़ी नहीं चला सकता है कि आज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लग रहा है तो हम उसे उत्पादित करना चालू करें, पता चला कि 2 महीने के बाद में उसकी डिमांड ही खत्म हो गई। ऑक्सीजन की स्थिति हमने जो देखी कि डिमांड हमारी 2 गुनी हो गई और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो था ऑक्सीजन को निर्माण करने का वो हमारे पास में सीमित था। तो इसका सॉल्यूशन आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हो सकता है? ये सॉल्यूशन मैन्युफैक्चरर्स के एंड से हो सकता है या इसमें आपको लगता है कि गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? दिवेश भाई, मेरे को लगता है मैं 2 स्टेप्स में इसका पहले आपका जवाब दूंगा। कोई भी उत्पादक जो वस्तु तैयार करता है जो बेची जा सकती, जी, हमें किसी को भी पता नहीं था मार्च 2020 में कि ऐसे पैमाने पे कोरोना का प्रादुर्भाव होगा। जी, जब मार्च 2020 में कोरोना का प्रादुर्भाव हुआ उस वक्त तो अपने पास पीपी किट भी नहीं बनते थे जी, लेकिन हमारे उत्पादकों ने खुद को ऐसे ढाल लिया और तुरंत हमारे पास पीपी किट्स बनना चालू हो गए। जो चीज मेडिकल फ्रेटर्निटी, वैद्य के क्षेत्र जो चीजों की मांग करता था वो चीजों को पूरा करने का फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रो पैरामेडिकल सेक्टर हो गया। इन्होंने दिन रात एक करके ये चीजें बनाने का प्रयास किया और जहां तक हो सके हमारा देश आत्मनिर्भर बन के ये चीजें इसका सब प्रदान भी की गई। वैद्य क्षेत्र ने जो चीज मांगी वो चीज उनको प्रोवाइड की गई। ये जो पुरवठा का वस्तु का प्रदान करना रहता है, ये डिमांड सप्लाई है, ये अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। जी, जो चीज की डिमांड बढ़ेगी उसका सप्लाई यदि कम रहा तो उसकी कीमतें बढ़ने वाली है। जी, हमने हमारे देश में मिश्र अर्थव्यवस्था है, हमने भांडवली अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया है। तो अपने को जो चीजें सरकारी है उसको या तो वो अपने को कोई दाम न मिलते हुए मिलेगी और कहीं से भी निजी क्षेत्र से लेना है तो उसको दाम, उसका मोल देना पड़ेगा। जी, तो ये स्वाभाविक है। तो वो तो एक क्षेत्र स्वाभाविक है कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र। अभी रहा सवाल ये चीजें बढ़ने का, जी, हम बार बार सोचते हैं कि तीसरे वेव के लिए क्या, जी। अब तीसरे वेव के लिए मैन्युफैक्चरिंग में क्या। अब मान लीजिए कि तीसरी वेव को अगर हम देखें भी ना, उसको हम ये मान लें कि वो इतनी भयावह नहीं होगी जितनी दूसरी वेव थी, फिर भी हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो जाए, इसको लेके किस तरीके से तैयारियां हो सकती है? मैं कहता हूँ एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। अपने को एक तकलीफ की घड़ी ने समझा दिया कि भारत देश एक वक्त खड़ा रहा तो क्या कर सकता है। जी, मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे पास तो पीपी किट भी नहीं बनती थी लेकिन वो आज बनना चालू हो गया। आज हम हमारे सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम अच्छे से इक्विपमेंट अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि थर्ड वेव आती है तो इंडस्ट्री अपने लिए भी तैयार है। पहली वेव में सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेवा देते थे। सेकंड वेव में महाराष्ट्र में या नागपुर डिवीजन में देखा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने लीड लिया है। यदि थर्ड वेव आती है तो निजी अस्पताल और सरकारी क्षेत्र ये दोनों मिलकर सेवाएं दे। जिसको सरकारी क्षेत्र में जा सकता है वो सरकारी क्षेत्र में जाए और जिसको कुछ दाम, कुछ मोल लेके प्राइवेट क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में जाए। ये तो स्वाभाविक है। तो इस दृष्टि से काम होना चाहिए और अपना पूरा समाज ये वैद्यकीय क्षेत्र का आभारी है। हम उनके ऋणी हैं कि उन्होंने इससे ये तकलीफ के समय में खुद की जान जोखिम में डाल के सभी मरीजों की उन्होंने ट्रीटमेंट की। 19-20 हो सकता है, अच्छे, हर इसमें अच्छे बुरे लोग रहते हैं। हम अच्छे लोगों का हमने जरूर सत्कार करना चाहिए। समाज उनका जरूर ऋणी है कि आज उन्होंने खुद की जान, देखो आज कोई कोरोना के पेशेंट को ट्रीटमेंट देनी है तो वो डॉक्टर खुद की जान जोखिम में डाल रहा है। अरे भाई, जिसके परिवार के सदस्य वो पेशेंट को मरीज को हाथ लगाने को तैयार नहीं रहते, उसमें ये हेल्थ केयर के वर्कर उसके साथ काम कर रहे हैं, तो खुद की जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं। एंड रिस्क एंड रिवार्ड गो हैंड इन हैंड। यदि डॉक्टर्स ने रिस्क लिए है तो उनको रिवार्ड जरूर मिलना चाहिए। तो मुनासिब है, किसी को लूटपाट न हो, शांति से अच्छे से काम चल सके, इसके ये ऊपर अपेक्षा है। जी, हाँ, मुझे लगता है कि आपने जो कहा बहुत ही अच्छा कहा कि रिस्क एंड रिवार्ड गो इन हैंड, क्योंकि तभी आपको एक मन में विश्वास पैदा होता है कि हम ये चीज बार बार करें, या आगे आने वाली घड़ी में या कोई भी ऐसी पैंडेमिक या एपिडेमिक आती है तो हमारी सुविधा अच्छी रहे। और ये सोच मेरे ख्याल से आपने जो बताई वो सभी में होना जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है, मैं खुद कोविड के पेशेंट देखा हूँ या देखता हूँ, तो अंदर का माहौल जो पीपी किट पहन के 5-6 घंटे रहना, ये आसान काम नहीं है। नहीं, घर वाले लोग
शाम तक राह देखते कि ये आज क्या कोविड होगा या नहीं होगा इसको। कई डॉक्टरों को स्किन डिसीज हो गए पीपीई भी पहन के। घर वाले लोग शाम तक आते नहीं, तब तक वो सोचते रहते कि क्या होगा। ये मैं असल में बता रहा हूँ, मेरे घर की बात नहीं, सभी के घर की बात है। इतने जोखिम लेने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो ये होना चाहिए, उसका गौरव होना चाहिए, वो नहीं मिला। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल का अध्यक्ष हूँ और मैं सभी लोगों को जानता हूँ। सभी लोगों के मन में वो कहीं तो भी एक छल है कि हमने इतना करने के बाद हमें जो मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए, शाबाशी मिलना चाहिए, हमें किसने बताना चाहिए बहुत किया, उसके बजाय बार बार हमें जो तकलीफ दी जाती है सभी तरह की, उससे लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो हिल जाता है। और वो हिलने के कारण लोग आगे आने में थोड़े से तकलीफ देते हैं। मुझे लगता है ये बात पे गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और जो लोक प्रतिनिधि होते हैं वो सभी को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इंडस्ट्री को करते हैं, हॉस्पिटल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जिन लोगों ने इतनी मेहनत की उनका कॉन्फिडेंस वैसा ही रहे और वैसा ही बर्ताव उनके साथ किया जाए। क्योंकि काफ़ी सारे हॉस्पिटल में जब देखा वहाँ पे तोड़फोड़ हुई, कई जगह डॉक्टर्स को मारा गया, बेरहमी से ये सब बातें हुई, तो मन बड़ा एक सा खिन्न हो जाता है और पता नहीं वो कि इस तरह से कैसे काम चलेगा। तो इस तरह भी लोगों ने सोचना जरूरी है कि जिन लोगों ने खुद की जान खतरे में डाल के काम किया, कोई भी हेल्थ वर्कर हो, छोटे से बड़े हो, डॉक्टर हो या छोटे मोटे काम करने वाले भी हो, सभी लोगों को अपनी जान पारी होती है। और कई डॉक्टर्स का इसमें कोविड में ये हो गया, डेथ हो गई, आपको पता ही होगी, महाराष्ट्र में बहुत हो गई, सेकंड वेव में काफ़ी लोगों की, दिल्ली से सभी जगह हुई। तो ये एक प्रकार का ये कहते हैं कि हम जैसे हमारे बॉर्डर पे कोई लोग घायल होते या ये होता है तो उन्हें जिस तरह का एक मान मिलता है, उस तरह का इन लोगों को भी एक परिचय मान मिलना चाहिए, ताकि हदम के लिए याद रहे कि इन लोगों ने भी कुछ किया है। एक जो वॉर था, कोविड का वॉर था, वो कोविड के वॉर में ये लोगों ने अपनी जान दी, बलिदान दिया। तो उस तरह की एक कोशिश लोगों की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से होना जरूरी है। जी, मैं मिलिंद जी आपके पास आना चाहूँगा कि हम उम्मीद तो बहुत कर ले रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मौजूदा परिस्थिति में अपने आप में बहुत सारी दिक्कतें हैं, ख़ासतौर से वो मेडिकल इक्विपमेंट्स के निर्माण या बाकी सारी चीज़ों को लेके हो। अब जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर के मैन्युफैक्चरर ही देश में बहुत कम है, और जो जानकारी मुझे हाथ लगी कि वो जो उसमें इस्तेमाल होने वाली जो वस्तु है उसको आपको बाहर से ही आयात करके लाना पड़ता है, वो आपके इंडिया में नहीं मिलती। अब मुझे नहीं लगता है कि ये कितना सच है कितना झूठ, आप इसको अच्छे तरीके से बता सकते हैं। एक कोई मैन्युफैक्चरर अगर मान लीजिए कि जिस समय से दिक्कत हो रही थी, वो अगर चाहे वो समाज से सामने आ जाए, बोले कि मैं अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहता हूँ, मुझे परमिशन दे दे, मैं 1 महीने में अपना ऑक्सीजन प्लांट खड़ा कर दूंगा। पर उसके साथ में दिक्कत ये है कि उसके लिए उसके देश में जो कंप्रेसर है ऑक्सीजन जो बना के देगा वो अवेलेबल नहीं है, उसको बाहर से लेके आना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सोचना भी हो तो बहुत कई तरीकों से सोचना है और बहुत दूर की सोचना है, जिससे कि उसका जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको मजबूत किया जा सके। आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है? दिवेश भाई, मैंने आपको पहले ही कहा कि कोई भी उत्पादक उसको टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी और इकोनॉमिक वायबिलिटी होगी तो ही करेगा। यदि वैद्यकीय क्षेत्र से ये मांग की गई कि हमको ये चाहिए तो जरूर मिलेगा। और हमारे उद्योजकों में बहुत ताकत है। हमारा जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, आत्मनिर्भर भारत है, उसके अंतर्गत हमारे वैद्यकीय क्षेत्रों को लगने वाली लगभग सभी चीजें हम खुद ही तैयार कर ले रहे हैं। हम जग की फैक्ट्री है हमारे देश में, पूरे जग भर से, जहां भले ही वो उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट दूसरी जगह हुआ होगा, लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन का अपने देश में हो रहा है। वो बहुत बड़ी चीज है और वो कोई आसान चीज नहीं, कॉम्प्लेक्स चीज हम कर रहे हैं। तो जो कंप्रेसर की बात आप कर रहे हैं, वो कंप्रेसर मेरा अंदाजा एक उदाहरण है, उदाहरण है। वो खापरखेड़ा प्लांट एक पावर जनरेशन थर्मल पावर प्लांट की रिक्वायरमेंट थी,
इसके लिए वो कंप्रेसर लगता था, वो कंप्रेसर ऑफ द शेल्फ वहाँ पे अवेलेबल था। अपने देश में ये सभी चीजें बनती है। हमारे उत्पादक उतने सक्षम है कि ये सब चीजें हम कर सकते हैं, और ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं भाई इसमें कि हम चीज नहीं बना सकेंगे। हमारे देश के उद्योजक सक्षम है, वो चीजें ये सब खुद कर सकते हैं, उनमें क्षमता है और उनमें विश्वास है और उनका उतना अभ्यास है कि वो ये चीजें कर सकेंगे। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट हो, हमारा देश उसमें पूरा सक्षम है। हम मेडिकल इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट से जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें मेरे मन में कोई शंका नहीं। पर आपने बात कही कि डिमांड होना चाहिए, पर रिस्क फैक्टर भी इसमें बढ़ जाता है कि डिमांड अगर कम हो गई तो फिर आपने माल उत्पादित कर लिया तो आप देंगे किसको, तो इसका लॉस मैन्युफैक्चरर को उठाना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि मतलब इसमें कौन खड़ा हो, गवर्नमेंट बैकअप दे के खड़ी हो, किस तरीके से ये हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर भी जो है उसको लॉस ना सहन करना पड़े, चीज़ें बराबर चलती रही और जो स्वास्थ्य सेवाएं वो भी बेहतर रह सके। तो इसके लिए मतलब सरकार की भूमिका आप किस तरीके से देखते हैं और सरकार से किस तरीके की अपेक्षा की जा सकती है? अभी इसमें अपने देश में राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसे दो चीज़ें। जो हेल्थ ये विषय है वो केंद्र सरकार उसका मेजॉरिटी पॉलिसी प्लानिंग करती है। तो केंद्र सरकार उस दृष्टि से जरूर सोचेगी कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में क्या करना है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में क्या करना है। उसे कहते हैं ऑगमेंटेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। आज ये तकलीफ के समय अपने को शॉर्ट टर्म में क्या करना है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में क्या करना है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में हो सकता है कि प्राइमरी हेल्थ सेक्टर, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है गाँव में बसे हुए, वहाँ उसका स्ट्रेंथनिंग हो, वहाँ पे अच्छे मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, वो वेल स्टाफ्ड हो, वहाँ पे स्टाफ सही में रहे। ये चीजें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आएगी। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में यदि थर्ड वेव सही में जो एंटिसिपेट किया जा रहा है, अपेक्षा कर रहा है कि अक्टूबर नवंबर में आएगी, तो अक्टूबर नवंबर की दृष्टि से अपनी मेडिकल फ्रैटर्निटी, वैद्यकीय क्षेत्र, वो निजी हो या सरकारी हो, मेरे को लगता है आज की तारीख में वो पूरे के पूरे इसमें सक्षम क्षेत्र में है। सरकारी क्षेत्र के जो अस्पताल थे, उन्होंने जो चीजें मार्च 2020 में तैयार करके रखी थी, वो कुछ कारण से उन्होंने वो चीजें निकाल ली थी, इसलिए वो तुरंत सेवा नहीं दे सके। यदि आज अपने को जैसे लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर में तीसरी वेव आ सकती है, तो उसके लिए निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र पूरी सक्षमता से इसको काम करेगा, इसमें अपने को विश्वास है। ये वैद्यकीय क्षेत्र का और एक बात है कि जैसे कोई भी पैंडेमिक या एपिडेमिक आते हैं तो इसकी जो प्लानिंग होती है, क्योंकि ये ग्रास रूट तक जाके ट्रेसिंग करना होता है जी। जैसे कि पेशेंट का आपने टेस्टिंग किया, टेस्टिंग के बाद आता है ट्रेसिंग, फिर आता है आइसोलेशन, फिर आती है ट्रीटमेंट। तो ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक बहुत बड़ी बात है, और जहाँ पे पब्लिक हेल्थ सेक्टर स्ट्रांग है वहाँ पे ये चीज़ें आसानी से होती है। हमारे देश में भी इसके पहले हुई है जी। डायरिया हुआ या पोलियो हुआ तो घर घर में जाके सब ये लोग करते थे जी। तो हमें हमारा पब्लिक हेल्थ सेक्टर जो है, तो पब्लिक हेल्थ सेक्टर शुरू होता है गांव में। गांव में जहाँ पे एक सो कॉल्ड पैरामेडिकल स्टाफ होता है जो हर घर में जाके पूछताछ करता है आपको मलेरिया है, डेंगू है, नहीं है, और लिख के रहता है। फिर आता है हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर जहाँ पे सुविधा होती है, जहाँ पे एक 100 बेड का हॉस्पिटल होता है, और ऐसे एक ब्लॉक में एक हॉस्पिटल या 2 हॉस्पिटल, ताकि वहाँ की ज़रूरत वहीं पूरी हो और वहाँ के एक्सपर्ट वहीं हो, वहाँ की सुविधा भी हो। तो इसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम आई है वो प्रॉब्लम बड़े सिटी में नहीं आई है। बड़े सिटी में तो कोप अप कर लिया, बड़े सिटी की प्रॉब्लम थी वो कॉस्ट रिलेटेड थी, लेकिन छोटे गांव की जो प्रॉब्लम थी वो थी कि उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी, और फिर उन्हें शहर में आना पड़ा, और शहर में आके उनकी कॉस्ट अनबेरेबल हुई। तो मुझे लगता है कि ये जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर जो है, जिसको हम पब्लिक हेल्थ एज सच कहते हैं, जो कि गांव-गांव तक पहुंचता है, ये हमारा बैकबोन है पेंडेमिक में। और ये पेंडेमिक में इसको बढ़ावा देके इसको स्ट्रेंथनिंग करना बहुत जरूरी है, ताकि हम आखिरी इंसान तक पहुंचे, आखिरी गांव के यानी रिमोट एरिया में रहता है वहां तक पहुंचे, और उसका डायग्नोसिस करे और उसका आइसोलेशन करे या उसकी ट्रीटमेंट करे। जी डॉक्टर साहब, आपसे चलते चलते अंतिम सवाल जानना चाहूँगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इस विषय को लेकर जो हम बात करें उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सरकार की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे कि हमारी जो संसाधन है, मेडिकल संसाधन है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा हद तक निर्भरता जो है वो आयातित माल पर रही, विदेशों पर बहुत ज़्यादा आश्रित रही। अब
अगर मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम होती है तो इसका असर सर्विस पर पड़ता है, और जाहिर सी बात है कि अगर कॉस्ट कम हुई तो जो जिसको हम सर्व कर रहे हैं उसको भी सस्ते में थोड़ा सा सर्व किया जा सकता है। ये बिजनेस का रूल है। तो इसमें आप सरकार की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से अगर आपकी उम्मीद है तो किस तरीके की उम्मीद है, किस दिशा में काम होना चाहिए? जैसे सेकंड वेव में आई और जैसे जैसे प्रॉब्लम क्रिएट हुए, जैसे मिलिंद भाई ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने एक अपना स्टैंड ले लिया और तुरंत उन्होंने अल्टरनेटिव दे दिया। जो इंजेक्शन बनना नहीं थे वो बनना शुरू हो गए, जो भी पीपी किट्स नहीं बनते थे वो भी बनना शुरू हुए, और ये जो बेसिक जो ये है वो जो ज़रूरतमंद चीज़ें थी वो तो हमारे इंडस्ट्रीज ने हमको दे दी। उसके आगे की बात है कि इससे भी आगे जाके हमें क्या चाहिए जी हमारे लोगों को सुविधा अच्छी से अच्छी चाहिए और कम कॉस्ट की सुविधा जी। चाहिए। हमारे लोगों की सुविधा ये है कि आजकल जैसे लोग घर में रहते हैं, जिस प्रकार का बाथरूम है, जिस प्रकार का घर का रहना है उनका, उसी तरह का एटमॉस्फेयर उन्हें हॉस्पिटल में भी चाहिए, और यदि वो मिलता है तो वहाँ जाके वो हैप्पी होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि उस तरह का एक्सपेक्टेशन उन्हें है पब्लिक हेल्थ से, और जो संभावित पूर्ण नहीं हो पाता है जी तो फिर प्राइवेट में आके उनकी जो बाकी प्रॉब्लम होती है। तो गवर्नमेंट से मेरी जो ये है क्या बोलता दरख्वास्त है तो ये है कि पब्लिक हेल्थ सेक्टर को काफी मजबूत करना चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में देखो करीबन 60% 70% पॉपुलेशन हमारी गांव में रहती है, जिनके लिए शहर पहुंचना बहुत मुश्किल है, और कई ऐसे स्टेट है कि जहाँ पे ये सुविधा नहीं के बराबर है। हमारा हेल्थ सेक्टर जो हम कहते हैं कि सुविधा से पूरा था, नहीं, सुविधा पहले से ही कम थी। सुविधा बनाने का समय था जब हमारा पूरा लॉकडाउन था, तब हमें सुविधा प्रॉपर लाइन पे आना चाहिए जी। हम इसको चक्रव्यूह कहते हैं कि कोविड एक चक्रव्यूह था, जिसमें हम जाते वक्त जब चक्रव्यूह के अंदर घुसे तब हमें पूरी सुविधा का तैयारी करना थी जी, और निकलना है तो वैक्सीन लेके निकलना था बाहर। हम जब अंदर गए चक्रव्यूह में, यानी कोविड के इसमें गए, तब हमारी सुविधा पूरी तैयार नहीं थी, और जब हम वहां से निकलना चाहते हैं तो निकलने के लिए एक ही प्रिवेंशन है, वो है वैक्सीनेशन। यदि वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा अच्छा हो जाए तो आराम से ये चक्रव्यूह से हम निकल सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि हमारा पब्लिक हेल्थ सेक्टर हरदम के लिए स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि गांव में गरीब और जो भी जनता चाहती है उन्हें माफक दर में अच्छी सुविधा मिले, वहां तक पहुंचना जरूरी है। और सेकंड थिंग है कि अभी पैंडेमिक है, अभी हमारे पास प्रिवेंशन एक ही है, वो है वैक्सीन। यदि हमारे यहाँ वैक्सीन प्रोग्राम बहुत अच्छा हो जाता है तो हम एक अच्छी तरह एक 60% लोगों में, 60% मैंने 80 करोड़ पीपल में यदि इन्फेक्शन प्लस वैक्सीनेशन इतना हो जाता है तो हम एक लेवल पे पहुंचते हैं जहाँ पे हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी आ गई जी। और हर्ड इम्यूनिटी यदि सोसाइटी में आ जाती है तो अपने आप में ये इन्फेक्शन पे रोक लगता है जी तो उसके लिए हमारे पास जो अभी चीज बची है वो है वैक्सीनेशन जी। और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह लोगों में जाके लोगों को इम्पोर्टेंस समझा के हर आदमी तक वैक्सीनेशन होना जरूरी है। उसका दाम क्या होना चाहिए वो सरकार की सोच है, बट लेकिन गरीब से गरीब आदमी तक वैक्सीनेशन होना चाहिए इतना, और वो भी जल्दी होना चाहिए ताकि थर्ड वेव आने के पहले ही होना चाहिए जी। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर साथ दे दे तो वो भी तो तैयार ही मजबूत है। हो सकता है जी। दिवेश मैन्युफैक्चरिंग भाई, सेक्टर तो तैयार ही है। हम आपको पहले से बार बार कह रहे हैं, अपने देश का उद्योजक जब कभी ऐसी बारी आती है वो तुरंत रिस्पांस देता है और उसका रिस्पांस पॉजिटिव होता है। हम कभी भी रोते गाते नहीं बैठेंगे कि हमको इतनी तकलीफ है, ये है वो है। हम लोग डिलीवर करेंगे। आवर इंडस्ट्री इज नोन फॉर इट्स डिलीवरी। हम लोग जो हमको दिया जाएगा, जो जरूरत लगी, वो मांग की गई तो हम उस पर खड़े रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको फिर से एक ग्वाही देना चाहता हूं कि औद्योगिक क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, वैद्यकीय क्षेत्र के सपोर्ट में कभी भी तैयार रहेगा। वैद्यकीय क्षेत्र से जो जो भी मांगे आएगी उस ढंग से टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीव वी वुड डेफिनेटली लाइक टू डिलीवर। जी हम सोसाइटी में रहना चाहते हैं और हमारी सोसाइटी समाज को उन्नत बनाना चाहते हैं। जी। डॉक्टर अशोक अरबट और मिलिंद कानड़े जी, आप
हमारे बीच आए, हमारे स्टूडियो में आए, आपसे जो बातचीत हुई उससे कम से कम इसी तरीके की उम्मीद की जा सकती है कि न केवल कोरोना की संभावित तीसरी लहर बल्कि देश में एक बेहतर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो। इसमें हर किसी की भूमिका है, सरकार की भी भूमिका है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी भूमिका है, और जो हमारी स्वास्थ्य सेवा जो देने वाली संस्थाएं हैं या जो लोग हैं उनकी भी बहुत जिम्मेदारी है। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।